हेलो, माई सेल्फ पीएजे अजित कुमार। तो आज इस लेक्चर में हम लोग ना अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है कि पिछले क्लास में हम लोग अल्टरनेटिंग करंट में हम लोग इतना पढ़ चुके हैं कि रेजिस्टेंस अगर एसी सोर्स के साथ होगा तो क्या होगा, इंडक्टर अगर एसी सोर्स के साथ होगा तो क्या होगा, कैपेसिटर अगर एसी सोर्स से होगा तो क्या होगा। तो वही थोड़ा बहुत हम लोग रिवाइज कर लेते हैं तुरंत। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर एक रेजिस्टेंस एक एसी सोर्स के साथ है तो हम लोग वहां एक फेजर डायग्राम बनाए थे। और वो फेजर डायग्राम कैसा बनाए थे, तो हम वहां बोले थे कि उस फेजर डायग्राम में दो कांटा होता है। जैसे घड़ी में हम लोग सोचते हैं तीन कांटा होता है, तो यहां सिर्फ दो कांटा लेके चलना है, एक वोल्टेज का कांटा और एक करंट का कांटा। और ये वोल्टेज का कांटा और करंट का कांटा हमेशा रोटेट करेगा। ठीक है, और किसी भी समय अगर हम उन दोनों कांटे को देखेंगे तो कैसा दिखेगा। तो जब वोल्टेज और आर का देखे थे तो हम लोग वहां एक फेजर डायग्राम बनाए थे ऐसा, जहां पर करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में था। यानी कि वोल्टेज का कांटा और करंट के कांटे में कोई एंगल नहीं था, दोनों सेम डायरेक्शन में रहेगा। यानी किसी भी टी टाइम में अगर देखोगे तो वोल्टेज और करंट सेम डायरेक्शन में रहेगा, दोनों के बीच एंगल जीरो होगा। और यहां जो करंट जाएगा आई, इस आई को बोलेंगे हम लोग कितना, वी बाय आर। और याद रखना इस वोल्टेज का जो इक्वेशन है, वोल्टेज का इक्वेशन हमको कैसे कैसे फॉर्मेट में दे सकता है। V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अगर मान के लिए ऐसा दिया है तो करंट का इक्वेशन लिखेंगे I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों में फेज डिफरेंस जीरो है, यहां भी ओमेगा टी होगा तो यहां भी ओमेगा टी होगा। और अगर वी नॉट और आई नॉट में अगर हमको रिलेशन पूछा जाए तो हम बोलेंगे आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाय आर। अब याद रखना यहां पर कि वी नॉट यहाँ का पीक वैल्यू है, वोल्टेज का पीक वैल्यू, तो करंट का भी पीक वैल्यू मिलेगा। अगर क्वेश्चन में सिंपल दे रखा है कि 220 वोल्ट लगा के रखे हैं सिंपल, तो वो 220 वोल्ट जो दे रखा है वो आरएमएस वोल्टेज दे रखा है। तो अगर आपको आरएमएस चाहिए, आई आरएमएस, तो हम लोग लिखेंगे वी आरएमएस बाय आर। तो कंफ्यूज नहीं होना है, पीक वोल्टेज को आर से डिवाइड करेंगे तो पीक करंट मिलेगा, आरएमएस वोल्टेज को डिवाइड करेंगे रेजिस्टेंस से तो आई आरएमएस मिलेगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग एक क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन में अगर लिखा हो इस टाइप से कि एक एसी सोर्स है, वोल्टेज लगा दिए 220 वोल्ट, रेजिस्टेंस ले लेते हैं 10 ओम, बोलेगा बताइए कितना करंट है। ठीक है, अगर पूछेगा कि फाइंड द करंट, तो यानी कुछ नहीं बोला जाए तो आरएमएस करंट है वो। ठीक है, तो अगर हमसे पूछा जाए करंट बता दो, तो ये वोल्टेज के बारे में भी वो कुछ नहीं बोला है, तो ये वी आरएमएस है। तो हमको करंट के बारे में पूछा है तो I इज इक्वल टू 220 डिवाइडेड बाई 10, तो हम उसको बोलेंगे 22 एम्पियर, और ये आई आरएमएस है। अगर हमसे पूछा जाता कि 220 वोल्ट लगाएं और बताइए कि पीक करंट कितना होगा, तो ये जो करंट निकला वो तो आरएमएस निकला। और हम लोग एक रिलेशन पढ़ रखे हैं कि जो आई आरएमएस होता है वो आई नॉट बाय रूट टू होता है। तो ये रिलेशन हम लोग को याद रखना कि कब हमसे क्वेश्चन में आरएमएस पूछा है, कब हमसे क्वेश्चन में पीक वैल्यू पूछा है। ठीक है, और रेजिस्टेंस और करंट में जो होता है एंगल जीरो होता है, दोनों के बीच सेम फेज में रहेगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गया जो हम लोग पढ़ रखे थे रेजिस्टेंस के केस में, इन केस ऑफ रेजिस्टेंस। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर एक कैपेसिटर ले लिया जाए, कैपेसिटेंस C, वोल्टेज V। ठीक है, तो हम यहां फिर एक फेजर डायग्राम बनाएंगे। उस फेजर डायग्राम में, ठीक है, करंट अगर इधर है तो याद करिए हम क्या बोले थे। ठीक है, तो इसमें जो वोल्टेज रहेगा करंट, इसके अकॉर्ड जो वोल्टेज आएगा VC, और इसमें जो करंट जाएगा I, दोनों में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस रहेगा। और कौन आगे रहेगा कौन पीछे रहेगा, तो याद रखना कि इस केस में करंट आगे रहता है तो वोल्टेज को पीछे होना होगा, तो यहां पर जो वोल्टेज होगा वो नीचे होगा, VC। समझ में आया? तो करंट और वोल्टेज के बीच में आपको एक एंगल मिलेगा कितना, 90 डिग्री। और याद रखना है कि इस केस में करंट
लीड्स बाय 90 डिग्री, 90 डिग्री से लीड करेगा वो, या फिर वोल्टेज लैग्स बाय 90 डिग्री, ये याद रखना है। अब मान के चलिए कि V दे दिया, C दे दिया और बोला I कितना है, तो हम यहां पर लिखेंगे कि I इज इक्वल टू, जैसे हम लोग वहां V बाय R लिखते थे ना, तो यहाँ R नहीं लिखना है, रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पर। तो कैपेसिटर को हम लोग बोलेंगे कि एक तरह से यहाँ से रिएक्टेंस है, जिसको XC बोलेंगे। दिमाग में वही चीज बैठा के रखना है कि एक तरह का रेजिस्टेंस ही है, पर इसको रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे। यहाँ पर XC को हम लोग बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC, और इसका वैल्यू कितना होता है, ठीक है, 1/ω/C। ओमेगा क्या है, तो याद करिए जो वोल्टेज लिखा रहता है इस फॉर्मेट में लिखा रहता है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये जो टर्म आ रहा है यहाँ पर ओमेगा का, ये वाला, ये वही ओमेगा है यहाँ पर। तो ओमेगा इंटू सी मट, सब ऐसा यूनिट में लीजिएगा टोटल चीज। तो ओमेगा यहाँ पुट करके एक्सी निकाल लो, एक्सी को यहाँ पुट कर दो। अब वापस से वही चीज, अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द पीक करंट, तो हम लिखेंगे आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई एक्सी। और अगर हमसे आरएमएस पूछा जाएगा तो आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस डिवाइडेड बाई एक्सी। ठीक है, और फेजर डायग्राम में याद रखना है कि करंट आगे होगा और वोल्टेज किधर होगा, पीछे होगा। ठीक है, तो ये पूरा जो केस हो गया। अब मान के चलिए कि वोल्टेज का तो ये इक्वेशन लिखे, अब बोलेगा हमको करंट, ये तो करंट कितना होगा, ये तो पीक और आरएमएस है, पर अगर हमको करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखना है तो हम लिखेंगे आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब ओमेगा टी नहीं छोड़ देना है, अब करंट जो है वोल्टेज से आगे है, आगे है कितना, 90 डिग्री। सो हम तो यहां लिखेंगे ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, ये होगा जो भी चीज है। फॉर एग्जाम्पल कि मान के चलिए, अब हर बार आपसे ये नहीं है कि वोल्टेज इसी फॉर्मेट में दिया जाए। वोल्टेज ऐसे देखा, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, ऐसे दिया है। तो करंट लिखेंगे तो करंट क्या करेंगे, करंट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 30 और 90 और ऐड कर देना, क्योंकि करंट 90 से आएगा तो 90 प्लस 30 कितना हो गया, 120। ऐसे लिखना है। अगर करंट का इक्वेशन दिया हुआ है और वोल्टेज का लिखना है तो उसको 90 में माइनस कर देना। ठीक है, क्योंकि करंट हमेशा आगे रहेगा 90 डिग्री से। ठीक है, इस चीज को उतारिए फटाफट 10 सेकंड में, या फिर लिखिए इसको। तो ये चीज जो है वो कैपेसिटर में हम लोग बता दिए कि कैपेसिटर में ऐसा होना है। ठीक है, क्वेश्चंस भी करेंगे कुछ, या फिर आप खुद कर सकते हो। लॉजिक हम सारा कुछ यहां डिस्कस कर दिए। अब रहा बात इंडक्टर का। तो अगर हम एक इंडक्टर लेते हैं और एक एसी सोर्स लगाते हैं, इंडक्टर में L और ये V। अब इंडक्टर के केस में जो यहां का करंट होगा, ठीक है, तो अगर हम फिर से फेजर डायग्राम बनाएं तो इस केस में जो वोल्टेज होगा अब आगे चला जाएगा, यानी वोल्टेज आगे चला जाएगा तो वोल्टेज किधर होगा, इधर होगा। और इस बार लिखेंगे वोल्टेज लीड्स बाय 90 डिग्री, या फिर करंट लैग्स बाय कितना डिग्री, 90 डिग्री। और यहां पर करंट हम लिखेंगे I इज इक्वल टू से V बाय R होता है, तो यहां लिखेंगे V बाय एक्सएल। और इस एक्सएल को यहां पर, ये जो एक्सएल यहां वर्ड आया है, इस एक्सएल को लिखेंगे, जैसे वहां एक्सी को लिखे थे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो यहां इसको लिखेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, और एक्सएल का वैल्यू क्या होता है, ओमेगा एल। ठीक है, और ओमेगा वही वाला फंक्शन था, याद करिए। अगर इसको लिखेंगे V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये वही वाला ओमेगा। एल पुट कर देना है हेनरी में, तो आंसर यहां से आ जाएगा। फिर से वही चीज,
अगर आपको RMS चाहिए तो VRMS बाय XL, और अगर आपको पीक चाहिए तो V0 बाय XL। सब कुछ एक जैसा ही है, बस आपको याद रखना है कि रेजिस्टेंस के केस में करंट और वोल्टेज सेम हो गया, कैपेसिटर के केस में करंट आगे है और इंडक्टर में करंट पीछे है। तो आपको ये वर्ड याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पर, ठीक है, कि कौन आगे कौन पीछे। ठीक है, तो हम एक टेक्निक बता देंगे लास्ट में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन आगे होगा कौन पीछे होगा। ठीक है, चलिए, तो वो टेक्निक क्या है, तो टेक्निक याद रखिएगा, एक फेजर यहां से बनाइएगा, करंट को हमेशा इधर ही रखिएगा, करंट आई इधर, और एक वर्ड याद रखिएगा LRC। ठीक है, तो याद रखिएगा LRC याद रहा, करंट इधर है तो इंडक्टर में वोल्टेज आगे है, रेजिस्टेंस में सेम है और कैपेसिटर में वोल्टेज पीछे है, तो LRC याद रखना है ये टर्म। ठीक है, L पहले है, फिर R है, फिर कितना है C है। तो ऐसे ही आपको याद होने का एक टेक्निक है कि आप याद रख सकते हैं कौन आगे है कौन पीछे है। ठीक है, अब आपसे अगर ग्राफ पूछा जाए, ठीक है, कि ये जो हम लोग दो टर्म पढ़े, XL इज इक्वल टू ओमेगा एल और XC इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी, तो अगर हमसे दो ग्राफ पूछा जाए, पहला ग्राफ कि आप XL और ओमेगा के बीच ग्राफ ड्रॉ करिए, तो हम देखेंगे सीधा XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, क्योंकि L तो कांस्टेंट है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ग्राफ कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन। उसी तरीके से अगर हम XC और ओमेगा का ड्रॉ करें, तो यहां आपको साफ साफ दिखेगा XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। इसका मतलब यह है कि ग्राफ आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि जब ओमेगा 0 हो जाए, ओमेगा 0, तो XL का वैल्यू कितना हो गया, 0। ठीक है, और यहां पर अगर हम बात किया जाए कि ओमेगा का वैल्यू अगर 0 होगा तो XC इनफाइनाइट हो जाएगा, और अगर ओमेगा इनफाइनाइट होगा तो XC का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। अब यहां पर ओमेगा 0 और इनफाइनाइट क्या है, ठीक है, अब तुम ऐसे समझना, ओमेगा इनफाइनाइट का मतलब, ओमेगा का मतलब होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई एफ, तो फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, तो याद रखना, एक टेक्निक से बताते हैं। ठीक है, जैसे कि एक कैपेसिटर ले लिए, इसको बस याद रखने का एक तरीका बता रहा है कि अगर हम एक एसी सोर्स लें तो ये एसी सोर्स ऐसे पार हो जाएगा, बस याद रखने का तरीका। इसका मतलब कैपेसिटर डज नॉट ब्लॉक्स एसी सोर्स। ठीक है, कैपेसिटर कभी एसी सोर्स को ब्लॉक नहीं करेगा, लेकिन अगर एसी सोर्स इसमें घुसा तो इसी में फंस के रह गया, यानी कि अगर आपको क्वेश्चन आए कि कौन सा इसमें डिवाइस है, इंडक्टर या कैपेसिटर, जो एसी को अलाउ करता है कि भाई आप पार हो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे तरफ से, तो हम बोलेंगे कि ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर अलाउज एसी सोर्स, कैपेसिटर अलाउ कर देगा। लेकिन ये जो इंडक्टर है, इंडक्टर ऑलवेज अपोजेस एसी सोर्स। अब इसको हम लोग ना समझ भी सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, समझना ध्यान से। एसी का मतलब क्या है, वो अपना पोलैरिटी रिवर्स करेगा, पोलैरिटी रिवर्स करेगा तो करंट भी तुरंत फटाफट रिवर्स होगा, यानी चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम बहुत ज्यादा होगा, हमेशा चेंज कर रहा है, और इंडक्टर को यही पसंद नहीं है। इंडक्टर नहीं चाहता कि उस सर्किट से कभी करंट चेंज हो, तो उसको अपोज मारेगा। इसीलिए जो इंडक्टर है वो हमेशा एसी को अपोज करेगा, हमेशा। इसका उल्टा याद रखना, अगर कैपेसिटर एसी को अलाउ कर रहा है तो ये डीसी को फिर अलाउ नहीं करेगा ज्यादा, और अगर ये अपोज कर रहा है एसी को तो डीसी को अलाउ करेगा, क्योंकि डीसी तुम्हारा करंट जो है वो टाइम के साथ कांस्टेंट रहता है, इंडक्टर को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बोलेगा आराम से जाइए डीसी, कोई दिक्कत नहीं होगा उसको। ठीक है, क्योंकि करंट कभी चेंज ही नहीं होता है।
तो जिस तरह से इंडक्टर हमेशा एसी को अपोज करेगा, ये एक ही वर्ड याद रखना, इंडक्टर हमेशा एसी को अपोज करेगा, क्योंकि एसी हमेशा टाइम करंट चेंज करवाते रहता है। तो अगर इंडक्टर हमेशा एसी को अपोज करेगा तो कैपेसिटर उसको अलाउ करेगा। अब इंडक्टर अगर एसी को ब्लॉक कर रहा है तो डीसी को अलाउ करेगा, तो वो डीसी को ब्लॉक कर देगा। तो ऐसे रिलेशन याद रखना है, ये ग्राफ भी ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया, हम लोग सारे जो रेजिस्टेंस है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, सबके बारे में पढ़ लिए हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे कि सब कुछ अब हम लोग क्या बोलते हैं, अब कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे। क्या क्या कॉम्बिनेशन, जैसे पहला पढ़ेंगे आरसी कॉम्बिनेशन, दूसरा पढ़ेंगे आरएल कॉम्बिनेशन, और तीसरा पढ़ेंगे कि भाई सबको कर दो, एलआरसी या एलसीआर जो आपको बोलना है, ठीक है। तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम उठा रहे हैं कौन सा सर्किट, आरसी सर्किट। चीज बहुत आसान है, बस समझने का देर है कि हम लोग कैसे इस चीज को कर पाते हैं। तो मान के चलिए कि एक सर्किट है हमारे पास जिसका रेजिस्टेंस आर है और कैपेसिटेंस कितना है, सी है। और यहां जो वोल्टेज है वो लगा दिए V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, वोल्टेज लगा दिए। अब यहां पर हम लोग करेंगे कुछ नहीं, अब हम लोग यहां पर फेजर डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। करंट को हमेशा यहां लेना है, इधर ले लिए करंट। क्यों करंट को इधर लिए, क्योंकि ये सीरीज में है इसमें, तो सीरीज में हमेशा करंट सेम होगा, और सीरीज में जो वोल्टेज होगा VR और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा VC वो अलग अलग होगा। तो VR और VC दो वोल्टेज हुआ और करंट हो गया कितना, I। अब हम लोग याद करो, रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज और करंट सेम फेज में था, तो हम बोलेंगे कि यहां पर I और VR सेम फेज में होगा। लेकिन जो ये वोल्टेज C है वो कैपेसिटर में वोल्टेज क्या होता है, पीछे हो जाता है, तो ये हो गया VC। और हमको पता है कि ये जो वोल्टेज है, ये तो वोल्टेज कौन सा है, नेट वोल्टेज है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ डीसी वाला कंसेप्ट नहीं लगाना है कि ये जो नेट वोल्टेज है वो VR प्लस VC होगा ना। नेट वोल्टेज क्या होगा, ये जो VR है और ये जो VC है, इन दोनों का रिजल्टेंट होता है। ये जो V है, ये जो V है, ये वाला V और ये वाला जो V है, वो दोनों सेम है। यानी कि अब हम लोग लिखेंगे कि अगर ये V इन दोनों का रिजल्टेंट है, तो जो नेट वोल्टेज होगा, नेट वोल्टेज, उसको लिखेंगे रूट अंडर VR का होल स्क्वायर प्लस VC का होल स्क्वायर। रिजल्टेंट ऐसे ही लिखते हैं। अब इस V को जैसे कि समझना ध्यान से, जैसे हम लोग करते क्या था स्टार्टिंग में, जब हम लोग इक्विवेलेंट पढ़ते थे तो दो तीन रेजिस्टेंस होता था तो उसको मिला के R इक्विवेलेंट बोलते थे। तो यहां भी कुछ ऐसा ही है कि अगर हमको इसका इक्विवेलेंट बोला जाए कि इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या है, तो हम बोलेंगे इन दोनों का इक्विवेलेंट एक डब्बा होता है जिसको हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी को बोलते हैं इंपीडेंस। बस वर्ड है, इक्विवेलेंट को यहाँ एक नया नाम दे दिए हैं, क्या, इंपीडेंस, Z, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग लास्ट में लिख देते थे ना कि V इज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट, उसी टाइप से लिखेंगे। ये जो V होगा इसको लिखेंगे I इंटू Z, पूरा इक्विवेलेंट। मान लिए कि यहां से I जा रहा है और इंटू Z, तो ये जो मेन वोल्टेज होगा V इज इक्वल टू IZ होगा, तो V इज इक्वल टू IZ लिखें। उसी तरीके से VR को क्या लिखते हैं, I इंटू R का होल स्क्वायर प्लस VC को क्या लिखेंगे, तो यहाँ I इंटू R तो नहीं लिख सकते, याद है इसका इंपीडेंस XC होता था, तो लिखेंगे I इंटू XC का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा कि यहां से जो I है स्क्वायर है, कॉमन होकर I बाहर आ जाएगा और यहाँ एक I है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो I और I कैंसिल हो गया। तो इस फॉर्मूले में बचा क्या मेरे पास, कि पूछा भी जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, ये रहा इंपीडेंस। यहां लिखेंगे Z इज इक्वल टू रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XC का होल स्क्वायर। अब इसको आगे और बढ़ा करके लिख देंगे कि भाई ये जो XC था वो किसके बराबर था, तो 1 बाय ओमेगा C का होल स्क्वायर। अगर सारा वैल्यूज दिया रहे तो आप इंपीडेंस निकाल लिए, काम खत्म हो गया।
लेकिन आपसे अगर पूछे कि बताओ ये जो करंट जो आप लिखे थे आई, वो आई क्या है, तो हम बोलेंगे देखो कि वो आई क्या है, इंपिडेंस तो निकाल लिए, तो फाइनल लिखेंगे कि आई इज इक्वल टू, जैसे लिखते थे ना वी बाय आर, वी बाय एक्सी, वी बाय एक्सएल, तो यहां पर दो है, तो दो को इक्विवेलेंट हम क्या बनाए, जेड, तो यहां लिखेंगे वी बाय जेड, और जेड यहां से उठा के यहां रख देंगे। और फिर वही चीज कि अगर हमसे आरएमएस पूछा जाए, आई आरएमएस, तो वहां लिखेंगे वी आरएमएस। अगर हमसे यहाँ पीक वैल्यू पूछा जाएगा आई नॉट, तो वहां लिखेंगे वी नॉट। ठीक है। अब बहुत लोग होता है कि ये लोग इसको रट लेते हैं कि ये जो इम्पिडेंस है ये होता है, आप रट भी सकते हो, या फिर अगर आपको लॉजिकली पता करना हो तो कर सकते हैं। अब अगर हम पूछें, ठीक है, अब अगर हम पूछें कि अब वोल्टेज और करंट में कितना एंगल है, कौन आगे है कौन पीछे है, तो इसमें मेन वोल्टेज कौन है, ये मेन वोल्टेज है और ये है आई करंट, तो बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच यही एंगल है थीटा। तो अभी भी अगर हम देखेंगे तो वोल्टेज जो है वो करंट से पीछे है, और कितना पीछे है, थीटा। और हम यहां पर लिख सकते हैं, हम यहां पर लिख सकते हैं कि ये जो टेन थीटा है उसको लिखते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बेस, तो लिखेंगे VC डिवाइडेड बाय VR। VC को लिखेंगे I इंटू XC, इसको लिखेंगे I इंटू R, आई कैंसल, आ गया XC बाय R, और XC को लिखेंगे 1 बाय ओमेगा C। तो हम निकाल सकते हैं कि कितना पीछे है वोल्टेज, टेन थीटा, वो भी हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर हम बना दिए कि आपको कॉम्बिनेशन में कोई ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं करना है, आपको फेजर डायग्राम से ही टोटल चीज आप बता सकते हैं कि कौन आगे होगा कौन पीछे होगा। इसको हम लोग इक्वेट किससे किए, इंपिडेंस से इक्वेट किए कि इसका आर इक्विवेलेंट ये है, ऐसे समझना है कि इसका इक्विवेलेंट ये है, इंपिडेंस उसी को बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद फेजर डायग्राम ड्रॉ किए हम लोग पूरा अच्छे से। ठीक है। फेजर डायग्राम में ये मेन वोल्टेज है,